चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब, गतिया एवं पवनों के बारे में। तो जैसे पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु के पड़ने वाले जो भार है उसको क्या बोला जाता है? वायुदाब बोला जाता है। पृथ्वी के औसत वायुदाब में विभिन्न भौतिक कारक होते हैं, उससे अक्षांशीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर परिवर्तन या फिर विचलन की स्थिति पाई जाती है। इसी आधार पर अगर देखें तो इसी आधार पर इसका जो अध्ययन है उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के रूप में किया जाता है, और विभिन्न क्षेत्रों में वायु के नीचे बैठने और ऊपर उठने के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर एक ढाल का विकास होता है। वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली जो प्रवाह होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है और क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति यहाँ पे होती है। इसमें देख सकते हैं हम कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे वायुमंडल की जो गैसें हैं एवं जल वाष्प धरातल पर भिन्न भिन्न मात्रा में दबाव डालती है, इसी दबाव को वायुदाब कहा जाता है। इसके अलावा वायुदाब की जो भिन्नता है उसका मुख्य कारण तापमान है, ऊंचाई है तथा जल वाष्प की भिन्नता एवं पृथ्वी की घूर्णन गति है। वायुदाब के मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? मिलीबार कहा जाता है। एक मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। वायुदाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अश्व अक्षांश जिसे हॉर्स जो मतलब लेटीट्यूड बोला जाता है, अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, तो हॉर्स लैटिट्यूड पेटी जो होती है उसके दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य यहाँ पे स्थित होती है। इसके अलावा डोलड्रम जो होता है विषुवतीय, यानी कि जो 0 डिग्री जो अक्षांश है उसके आसपास अगर देखें तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, दोनों तरफ यहाँ 5 के मध्य यहाँ देखें तो डोलड्रम देखने को मिलता है। डोलड्रम पेटी या निम्न वायुदाब पेटी हमको देखने को मिलती है भूमध्य रेखा पर। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में चलने वाले जो चक्रगामी चक्रवात है उसको टाइफून कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय जो निम्न दाब है कटिबंध की और दोनों गोलार्ध में निरंतर चलने वाली पवन है उनको व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा विषुवतीय वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। तो यहाँ पे ये देखिए, इससे संबंधित हम देखेंगे कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें क्वेश्चंस के रूप में, और ये जो क्वेश्चन है आपके कुछ पिछले ईयर्स में आए हुए वाले और कुछ मॉडल क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सभी प्रकार के क्विज यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे। यदि आप एमपीपीसी और व्यापम संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलती है वीकली 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलेगी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं जो कि फ्री है, और करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है। रोजाना 7 बजे इसका अभ्यास होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना है सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी। आप यहाँ पे एमबी के बेस्ट फैकल्टी से जी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ये चालू हो चुका है 11 फरवरी से। एमबीबीएससी प्रीलिम्स 2020 की चैंपियनशिप यहाँ चल रही है, और चैंपियनशिप के अंतर्गत जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंकर रहेंगे, टॉप 3 रैंकर रहेंगे, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और अचीवर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको एमपीबीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे 11 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है और डेली यहाँ पे अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस चल रही है। इसके साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूँ। 60 दिनों का यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे है, और लाइव एमसीक्यू की रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे जो लेक्चर आपको शो किए जाएंगे या आप जो लेक्चर पढ़ेंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको मार्गदर्शन होगा, और 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में आपको जा करके यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, और अपने प्लान के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इन प्लान को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, इससे आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लेट्स क्रैक इट। तो पहला क्वेश्चन क्या देखने में मिलता है? पहला क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ तो देखिए, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो इसको बोला जाता है ITCZ। ITCZ इसको बोला जाता है, और ये कहाँ पे होता है? अभी हमने देखे थे 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, यानी कि हम बोल सकते हैं विषुवत वृत्त के निकट यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ देखिए, इसको बोला जाता है ITCZ, यानी कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, शॉर्ट में ITCZ बोला जाता है। और विषुवतीय जो रेखा है उससे 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, दोनों के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे हमको विषुवतीय जो ITCZ देखने को मिलता है। तो ये देख भी सकते हैं आप, देखिए ये कंप्लीट रूप से यहाँ देखें तो ये आपको ये वाला भाग जो है ITCZ के रूप में देखने को मिलेगा। डोलड्रम पेटी पाई जाती है, तो डोलड्रम पेटी आपको अभी बताया मैंने, भूमध्य रेखा के निकट हमको डोलड्रम पेटी देखने को मिलती है। ठीक है, ए नंबर का राइट आंसर होगा। तूफानी चालीसा में अगर देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और
यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है हमको कौन कौन से ऑप्शन यहाँ सही होंगे वो हमको यहाँ बताना है, कथन सत्य है या नहीं है कौन से। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के निर्बाध में बहती है, ये गलत है, ठीक है। कुछ ये जो ऑप्शन है गलत है। और ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती, बिल्कुल सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बह होती है, तो ये भी सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, बिल्कुल सही। तो तीनों हमारे यहाँ पे सही है और पहला नंबर यहाँ पे गलत है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें भी है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा दूसरा जो है सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का जो विस्तार है, तो देखिए निम्न वायुदाब पेटी आपको 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण दोनों विषुवत रेखा के आसपास हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए ये वाला जो है कंप्लीट रूप से ये वाला निम्न वायुदाब पेटी इसको बोला जाता है। ऊपर आपको व्यापारिक पवनन देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद पश्चिम जो पवने हैं, ठीक है, उसके बाद ध्रुवीय पवने यहाँ देखने को मिलेगी। फिर नीचे भी आपको उसी क्रम में व्यापारिक पवने, उत्तर पश्चिमी हवाएं जो पवने हैं और ध्रुवीय पवने देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, ये पवने जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है वो क्या कहलाती है, तो उनको बोला जाता है प्रचलित पवने। वर्ष भर जो निश्चित दिशा में चलती है उनको बोला जाता है प्रचलित पवने। और यहाँ सी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए दो जो कथन दिए हैं दोनों में हमको बताना, तो दोनों गोलार्ध में 60 से 65 अक्षांश में उच्च वायुदाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका यहाँ पे होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही है, ये गलत है, ठीक है। ए और आर जो है दोनों सही है, ठीक है, परंतु आर ए का गलत सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर ए सही है, आर गलत है, ये बिल्कुल सही है। ये सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। डी भी हमारा कैंसिल होगा, यानी कि ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, तो सी हमारा यहाँ पे सही होगा, यानी कि ए सही है, आर गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश कहलाता है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके, बिल्कुल सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, तो ये गलत है, मतलब एक बस हमारा सही है, यानी कि ये देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं हम नेक्स्ट जो है वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है, वायुदाब होता है, देखिए ऋतु का नाम दिया गया है, शीत ऋतु में गलत, शरद ऋतु में गलत, बसंत ऋतु में ये भी गलत, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए पृथ्वी तल पर ताप संबंधी या गति संबंधी कारणों से जो है वायुदाब के आरोहण की स्थिति में निम्न वायुदाब का विकास होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं जब हवा ऊपर उठती है तो निम्न वायुदाब यहाँ कहा जाता है। धरातल पर वायुमंडलीय दाब और तापमान के बीच विपरीत संबंध होता है, तथा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब भी गिरावट होती है। और वायुमंडल का जो वितरण है तापीय कारक के अतिरिक्त गतिज कारक से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है, निम्न वायुदाब की जो पेटी है उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इस पेटी में वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती, बिल्कुल सही है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में। और इसमें जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न कथन पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना। तो सनातन पवनें जो होती है पृथ्वी पर चलने वाली पवनों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। और एनाबैटिक और कैटाबैटिक पवनें स्थानीय पवन है, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है गतिशील पवनों को, यहाँ गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, तो आपको पता होगा। और यह गति जो है पृथ्वी की सतह के लगभग समानांतर रहती है। पवन उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। धरातलीय असमानताओं के कारण उत्पन्न घर्षण के फलस्वरूप पवनों की जो दिशा प्रभावित होती है। एनाबैटिक और कैटाबैटिक पवनें पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तक तथा नियंत्रक की भूमिका का कार्य करती है। घाटी समीर निम्न पर्वतीय क्षेत्रों पर तापमान एवं वायुदाब को नियंत्रित करने का कार्य करती है। वहीं अगर बात करें पर्वत समीर उच्च पहाड़ी स्थल पर तापमान को तीव्र रूप से ठंडा होने से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कथन दिया है जिसमें सही और आपको जो है गलत यहाँ बताना है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, मतलब कथन सही है। और इसका जो कारण हम देखें
तो यहाँ देखिए उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कॉरियोलिस बल प्रभाव से होता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये बिल्कुल सही है। ए नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अत्यधिक सशक्त और स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है, तो ये गलत है। दूसरा नंबर का गलत है, पहला नंबर बस हमारा सही है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध होता है, तो दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किससे है? ये है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से इसका संबंध है। और यहाँ देखिए दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर बहकर पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है और पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। प्रशांत महासागर पर वायु दाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। निम्न कथन पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना। तो देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को हेडली कोस्ट कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को फेरल कोस्ट कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हेडली कोस्ट और इस क्षेत्र में पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। विषुवतीय प्रदेश में अधिक तापमान होने के कारण यह पुनः गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। इसी तरह सतही व्यापारिक पवन का संपर्क क्षोभ मंडलीय पवन से सतत रूप से बना रहता है। इससे पवन की प्रथम कोष्ठ का निर्माण होता है। इसे हेडली कोष्ठ या व्यापारिक पवन कोष्ठ भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ हमको देखने मिलेगी, जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसको फेरल कोष्ठ कहा जाता है तथा इस कोष्ठ के धरातल में प्रवाहित होने वाली पवनें पछुआ पवनें के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का प्रभाव होता है। तो क्यों होता है? देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है इसका प्रभाव। तो ये देखिए यहाँ पे जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा यहाँ राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए गर्मी का तापमान कम हो जाता है, ये गलत है। समान तापमान रहता है, ये भी गलत है। तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि जाड़े का तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य चिनूक हवाओं के कारण। इसके अलावा निम्न जो है ऑप्शन इनको मिलाना है, तो मतलब मिलाना नहीं, यहाँ विचार मतलब यहाँ बोला गया है। और सही युग्म कहाँ है, मतलब सही युग्म मतलब नहीं है। जैसे देखिए कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब दो सही है और एक गलत है। तो जैसे सिराको है फ्रांस से संबंधित, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा यही ऑप्शन सही होगा। जबकि बोरा जो है इटली से संबंधित है, ब्लिज़ार्ड जो है कनाडा से संबंधित है। तो सिराको किससे संबंधित है इसका देखिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे केवल एक जो है यहाँ पे सही नहीं है, बाकी दो सही हैं। तो जैसे यहाँ देखें, हाँ सिराको फ्रांस से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे भूमध्य सागरीय पवन है। ठीक है, और जिसका उद्गम जो है सहारा रेगिस्तान में होता है। और यह गर्म हवा जो है सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली हवा बालू के कण से युक्त होती तथा सागर से नमी धारण करने के बाद इटली में जो है वर्षा करती है। जबकि बोरा एक ठंडी स्थानीय पवन है और यूरोप के एट्लांटिक सागर की ओर ये बहती है। और ब्लिज़ार्ड जो है स्थानीय पवन है, साइबेरिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे चिनूक है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, सिराको सिसिली से संबंधित है, ब्लिज़ार्ड चिली से संबंधित नहीं है और नॉर्वेस्टर्स जो है भारत से संबंधित है। तो देखिए ब्लिज़ार्ड किससे संबंधित है? चिली से संबंधित ना होकर जो है देखिए ये जो है अमेरिका एवं जो कनाडा है उसमें यह जो है रॉकी पर्वत क्षेत्र के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है और यह पवन रॉकी के पूर्वी ढालों को हिम के प्रभाव से मुक्त करती है। बाकी सिराको, ब्लिज़ार्ड और नॉर्वेस्टर हमने देख लिया अभी। ठीक है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो ये देखिए हम देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है मानसूनी जलवायु। जबकि यहाँ देखिए भूमध्य रेखीय ये नहीं है, भूमध्य सागरीय बिल्कुल नहीं, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि दो ऑप्शन नहीं है। तो मानसूनी जो जलवायु है वो पवनों का मौसमी उत्क्रमण है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसूनी जलवायु की विशेषता है। मानसूनी पवनें वे पवनें होती है जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और यह पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह में इसके 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर यहाँ पे विक्षेपित होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो ये देखिए बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसे 24 घंटे में जो घूमती है 24 घंटे के आसपास लगभग, तो उसे बोला जाता है घूर्णन। और एक होता है परिक्रमण,
जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोला जाता है परिक्रमण। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो मुख्य कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन माना जाता है। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर यहाँ बल लगता है। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इस गति की जो भिन्नता है उसके कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल जो है कार्य करने लगता है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो यहाँ देखिए जो है इसका राइट आंसर व्यापारिक पवन है, ठीक है। और भूमध्य सागर जो है लगभग 30 से 40 अक्षांशों के मध्य यहाँ स्थित है और यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक पवनें एवं शीतकाल में पछुआ पवनें चलती है। व्यापारिक पवन पृथ्वी पर बहने वाली स्थायी पवन है। ये पवन जो है वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती है। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो है प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी यहाँ देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और यही कारण है कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं, देखिए सूची को मिलाना है जिसमें स्थानीय पवन दी है और उसका क्षेत्र दिया है। तो देखिए यहाँ हम देखें तो हमको यहाँ पे जो है पहले का जो है फॉन जो है कहाँ देखने को मिलती है, आपको आल्पस में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर देखें सिमूम, तो सिमूम आपको देखने को मिलती है कुर्दिस्तान में ही देखने को मिलती है, इसका सही है। उसके अलावा जो है हमको देखने को मिलता है सेंटियाना, ये मिलता है आपको कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। और यहाँ अगर बात करें कौन सा वाला, जोंडा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, ये जो है अर्जेंटीना। तो ये इसका जो है इस हिसाब से अगर देखें तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी दे भी सकते हैं, देखिए जो है सही ऑप्शन तो ये आपको दिख गया। और इसके अलावा इनकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें जिनका क्षेत्र के अनुसार यहाँ पे क्रम दिया गया है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखे यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे वायुदाब और पवनों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखें। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप इसकी PDF जब प्राप्त होगी तो इसका डिस्क्रिप्शन सही सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं लेक्चर के साथ में। और आप टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है उसमें जाकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको क्रमशः सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी चीज़ें आपको मटेरियल मिलती है यूट्यूब में उससे रिलेटेड, ठीक है। और अन्य चीज़ें भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी एप्लीकेशन में। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। इसके बाद का टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप एमपीपीसी और व्यापम संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलती है वीकली 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे मिलेंगे। और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलेगी, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं जो कि फ्री है। और करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है। रोजाना 7 बजे इसका अभ्यास होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करके यहाँ पे आपको प्रोमो कोड डालना है सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी। आप यहाँ पे एमबी के बेस्ट फैकल्टी से जी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये चालू हो चुका है 11 फरवरी से। एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की चैंपियनशिप यहाँ चल रही है और चैंपियनशिप के अंतर्गत जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप रैंकर रहेंगे, टॉप 3 रैंकर रहेंगे, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और अचीवर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पे 11 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है और डेली यहाँ पे अलग अलग समय पर यहाँ पे क्लासेस चल रही है। इसके साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, 60 दिनों का यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे है और लाइव एमसीक्यू की रिवीजन बैच यहाँ पे चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे जो लेक्चर आपको शो किए जाएंगे या आप जो लेक्चर पढ़ेंगे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको मार्गदर्शन होगा। और 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन में गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में आपको जा करके यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा और अपने प्लान के अनुसार आप अपनी सुविधा के अनुसार इन प्लान को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, इससे आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और लेट्स क्रैक इट।